घर के दरवाजे की जब डोरबेल बजी तो रचना नाम की औरत जो घर में रहा करती थी वह दरवाजे को जाकर खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो एक नौजवान हट्टा कट्टा शख्स एकदम से कहता है भाभी जी मैं राकेश हूँ। अब पता नहीं उसने डायरेक्ट अपना नाम बताया था, इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी। उसके बाद वह कहता है कि मुझे करीम ने आपके पास भेजा है। अब अंदर उसको ले लेती है वह औरत और अंदर आते ही वह जो राकेश नाम का शख्स होता है वह झपटने लगता है, उस औरत को गले लगाने लगता है, उसको नोचा खसौटी करने लगता है। लेकिन रचना बोली ऐसे नहीं, पहले मैं तुम्हें जांचूंगी परखूंगी और उसके बाद देखूंगी तुम्हें पास करना है फेल करना है। अब तो रचना ऊपर से नीचे तक गौर से उस आदमी को देखती है और उसके बाद कह देती है कि ठीक है तुम मेरे एग्ज़ाम में पास हो गए। और उसके बाद उसको अपने बेडरूम में ले जाती है और वहाँ पर कपड़े उतरने का सिलसिला चालू हो जाता है और फिर दोनों के बीच में वो होता है कुकृत्य जो नहीं होना चाहिए था एक शादीशुदा औरत के साथ। और उसके बाद रचना बोली जो करीम ने बोला तुम तो उससे भी बेहतर निकले, यानी कि करीम ने उसको भेजा था उसके पास और अब तुम्हारी एंट्री पक्की है और तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। राकेश ने 2000 रुपये उसको दिए। रचना बोली 2000 रुपये की तो कोई बात नहीं है। और रचना अब आगे एक बात बताती है उससे कि मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत सारे और लोग भी हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ और क्यों ना सबको मैं एक साथ बुलाऊँ, जैसे कि इन्जॉयमेंट, जिससे कि मुझे दोगुना चौगुना 5 गुना मिल सके। अब तो जो राकेश होता है वह कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। और उसके बाद दोस्तों फिर उसका प्रेमी करीम, उसके साथ एक पंकज था और एक गुलजार था और यह राकेश था। यह 4 लोग आते हैं उसके पास दूसरे दिन और यहाँ पर एक तरह से आपने वो देखी होगी ना रील इंटरनेट पर चलती रहती है, जश्न हो, और फिर वो जश्न यहाँ पर होता है। और फिर यहाँ पर दोस्तों हत्या होती है। किसकी हत्या हुई थी, क्या हुआ था, पूरा मामला यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही जानकारी से भरपूर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना कर्नाटक के अंदर घटित होती है जहां पर एक रचना नाम की औरत जिसकी जो कि पत्नी होती है भोजराम की, और भोजराम जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है। रचना के 2 भाई हैं और उसके मम्मी पापा हैं और उसके घर पर एक मामा भी रहा करता था शादी से पहले। और इनको फिलहाल 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है और छोटे छोटे से ही हैं। घर गृहस्थी अभी अभी चालू हुई है, 5 से 6 साल ही गुजरे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनकी शादी को हुए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ पत्ते खोलता हूँ रचना के करैक्टर के बारे में। जब रचना 16 साल की थी तो उसके घर पर उसके 2 भाई, मम्मी पापा और एक मुंह बोला मामा भी रहा करता था। उनके घर पर रह करके वह वहीं पर खाना पीना होता था, वहीं पर रहा करता था और वहीं से किसी कंपनी में फैक्ट्री में जॉब किया करता था। तो मामा जवान था, रचना उस टाइम 16 साल की थी और काफ़ी सालों पहले की बात है। एक रात का समय था, रात को मामा देरी से घर पर आता है और उस रात घर में कोई नहीं था। जो मम्मी पापा थे और दोनों भाई थे वो तो जा चुके थे शादी में और रात को रचना घर पर अकेली थी। उसने अपने मामा के लिए खाना वगैरह बना कर रखा हुआ था और जैसे ही रात को 11 बजे उसका मामा दरवाज़ा खटखटाता है तो वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोल करके मामा को देखती है कि यह तो शराब पी कर आया है और उसके बाद वह अपना खाना लेने के लिए रसोई में चली जाती है। मामा अपने कमरे में बैठा हुआ था, थाली लेकर आती है, मामा के सामने रख देती है, लेकिन मामा उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि मुंह बोला मामा था, कौन था पता नहीं क्या था। और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर ये छुड़ाना चाहती है हाथ को, लेकिन वह कहता है कि एक मिनट के लिए मेरे पास बैठो तो सही, और उसको अपने पास बिठा लेता है और फिर यहाँ पर उसके साथ कपड़े वगैरह खोल करके उसके साथ जो करता है दोस्तों वो कर ही देता है, संबंध बना लेता है। अब पहले तो रचना को बुरा लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन जब संबंध बनाए जाते हैं तो अब उसको यह काम बहुत अच्छा लगता है। उसको तो ऐसा लगता है कि इस काम के बराबर तो किसी काम में मज़ा ही नहीं है। अब तो उस दिन तो यह पूरी रात होता रहा। कई बार रचना यहाँ पर उस मुंह बोले मामा के साथ मुंह काला करती रही। अब दूसरा दिन होता है, फिर दूसरे दिन जो मामा आता है ड्यूटी से, तो उस टाइम मम्मी पापा थे, तो अब वह मामा उसका हाथ, जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए ज़्यादातर वही जाया करती थी। मम्मी पापा और छोटे छोटे 2 भाई थे, वह मम्मी पापा के अलग कमरे में सोया करते थे और मम्मी पापा अलग कमरे में थे और छोटे छोटे भाई जो कि रचना के कमरे में सोया करते थे। अब रचना देखती है कि मम्मी पापा शायद सो चुके हैं और उसके बाद उसका मामा जब
दूसरे रात आता है तो वही दरवाजे पर उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे गले मिलने लगता है। अब रचना उससे कहती है कि चलो फिर से चलते हैं, और फिर उसका मामा उसको वहीं दरवाजे के पास बने हुए बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पर उसके साथ वह फिर से वही कुकृत्य कर देता है। और अब तो इस कुकृत्य में रचना को इतना मज़ा आता है कि वह बस अब इसी चीज़ के बारे में रात दिन सोचा करती है। मौका मिलते ही उस मुंह बोले मामा के साथ काला मुंह कर लेती। और अब धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो जैसे ही रचना को चस्का चढ़ा हुआ था तो 18-19 साल तक की जब वह होती है तो तब तक वह अड़ोस पड़ोस के न जाने कितने लड़कों के साथ रंगरलियां मना चुकी थी। और जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर भी उसके कई दोस्त बन चुके थे और उनके साथ भी स्कूल के पीछे सरसों के खेतों में वह कुकृत्य करके आया करती थी। इस तरह का इसका माहौल बन चुका था। अब तो यहाँ पर यह संबंध बनाने में पूरी माहिर और परफेक्ट हो चुकी थी। 22 साल की इसकी उम्र हो जाती है इसी काम को करते करते। इसके घर वाले इसके लिए लड़का ढूंढते हैं और इसकी शादी कर देते हैं। इसके लिए जो लड़का ढूंढा गया था उसका नाम था भोजराज। बहुत ही सीधा साधा आदमी था, टैक्सी चलाया करता था और अच्छा खासा कमाया करता था। कोई ऐसी भी बात नहीं थी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे घर पर और वह अकेला ही था। लेकिन उसका परिवार जो बड़ा कुनबा होता है ना वह बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से इसकी सगाई करवा दी जाती है। शादी होने के बाद यह अपने पति के घर पर जाती है। वहाँ जाकर के अब तो रात दिन इसका मन भरता ही नहीं है, जैसा ये चाहती ऐसा पति से करवाती और यह खूब अपना मन भर करके पति के साथ रहती है। और लेकिन दोस्तों ये आदत से तो मजबूर ही थी। अब कुछ समय तक तो ये सीधी सादी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पति सीधा साधा है और वह अपनी कार को चलाने के लिए ले जाया करता, टैक्सी चलाया करता है। तो 4-5 साल गुजर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इनको बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे 4-5 साल गुजरते हैं तो अब पति का इंटरेस्ट इसमें से थोड़ा हटने लगता है, क्योंकि शादी के जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो लोग अपने काम धंधों की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं। नई नई शादी में तो बस यही है कि पति पत्नी वो लिपटे चिपटे पड़े रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो पति होता है भोजराज, उसका काम धंधे में ज़्यादा दिमाग चलने लगता है, वह ज़्यादातर अब नज़रअंदाज करने लगता है। तो अब जो पत्नी होती है रचना, उसको तो चस्का था, अब वह इधर उधर नज़र घुमाने लगती है। आस पड़ोस में इधर उधर जहाँ भी उसका कोई जुगाड़ बनता है, ऐसा सोचती है कि शायद कोई ना कोई मामला बन जाए, तो वह अड़ोस पड़ोस के लोगों से अब मेल मिलाने लगती है। अब जैसे उसका पति अपने काम पर जाया करता तो अड़ोस पड़ोस के लोग एक आया करता एक जाया करता, इस तरह से पूरे दिन घर में लाइन लगी रहा करती। एक तरह से वह खुद टैक्सी बन चुकी थी और न जाने कितनी सवारियां उसमें बैठने के लिए हर दिन आया करती थी। अब यह माहौल यहाँ पर चल चुका था। दोस्तों रचना ने अब जैसे ही घने बहुत सारे लोगों से संबंध बनाने चालू कर दिए तो एक दिन क्या होता है, जो पति होता है वह दोपहरी में आ जाता है खाना खाने के लिए। कहता है कि मैं खाना खाने के लिए चलता हूँ घर, और नज़दीक ही हूँ फ़िलहाल, तो घर ही खा कर आता हूँ। यहाँ शहर में पकौड़े खाने से तो फ़ायदा अच्छा नहीं होगा, घर ही जाकर खाता हूँ। घर जाकर खाना खाने के लिए घर जाता है तो वहाँ देखता है पत्नी तो 2 लड़कों के साथ अपने कमरे में थी। और वहाँ पर आपको पता है जो कुछ हो रहा था, वह एकदम से रंगे हाथों पकड़ लेता है और पत्नी को खरी खोटी सुनाने लगता है। अड़ोस पड़ोस के लड़के थे वह तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अचंभे की बात है, इतना सीधा होना भी ठीक नहीं रहता। जो पत्नी होती है उल्टा उसी को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो मेरी तरफ ध्यान देते नहीं हो, और मैं करूँ भी तो करूँ क्या, तुम्हें तो टैक्सी 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 चाहिए हमेशा, ना ही तुम इतना पैसा कमाते हो जो मैं शौक कर पाऊँ। अब मैं तो ऐसा ही करूँगी मुझे जब कुछ नहीं मिलेगा तो। यानी कि उल्टी उल्टी बात है। अगर पति गरीब है तो उसका साथ नहीं देना, और अपना पिता गरीब है लड़की के लिए तो उसका साथ देंगी हर कंडीशन में। लेकिन पति गरीब है तो पति की गरीबी को नहीं झेलेंगी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, पति के साथ जिएंगी, पति के साथ ही मरेंगी और वही उनका जीवन होता है। तो यहाँ पर यह उस दूसरे तरीक़ा की लड़कियों में से थी। उल्टा पति को खरी खोटी सुना दी जाती है। अब पति ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ बात है, यहाँ पर तो पूरे मोहल्ले में हम बदनाम हो गए, पता नहीं किस किस को इसने अपने घर में बुलाया है, क्यों ना यहाँ से मैं अलग चला जाऊँ। क्योंकि वो अपने एक टैक्सी ड्राइवर दोस्त से बातचीत करता है तो उसका दोस्त कहता है यार तू जगह बदल दे, हो सकता है भाभी का दिमाग बदल जाए और तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से बसी रहे। तो जो टैक्सी ड्राइवर होता है भोजराज, उसका पति, वह सोचता है कि ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर मेरी टैक्सी का काम भी निकलता रहे और इसका भी मूड सही हो जाए। तो वह अब चुन लेता है गोवा को।
दोस्तों गोवा को चुन लेता। ये उसकी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा एडवांस जगह है इन मामलों में, वहाँ तो और ज़्यादा दिन दहाड़े ऐसी चीज़ें चलती हैं। अब गोवा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ले जाता है, वहाँ पर किराए पर एक घर लेता है, मकान लेता है। एक बहुत बड़ा घर था, एक मतलब कहते हैं ना जैसे जिसमें बहुत सारे तकरीबन 4-5 घर बने हुए थे, उसमें ऊपर वाले पोर्शन में एक घर वह किराए पर लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। अब तो यहाँ की चकाचौंध देख करके रचना तो पागल सी हो जाती है, पगला जाती है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर वह देखती है लड़के लड़कियाँ ऐसे घूम रहे हैं एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर, और कहीं भी कुछ भी उसको देखने को मिलता है तो अब वह और ज़्यादा उसका दिमाग घूम जाता है। दोस्तों अब एक बार उनके घर पर एक केबल ऑपरेटर आता है जिसका नाम होता है पंकज। वह घर में अकेली थी, केबल ऑपरेटर केबल को ठीक कर रहा था, अंदर उसके सेटिंग कर रहा था कि भाई टीवी वगैरह भी लगवाना है, तो वहीं पर उसके ऊपर वह मचल जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अब केबल ऑपरेटर को तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी, मौका मिल रहा था, उसने उसके साथ काम तमाम उसका कर दिया। अब उसके बाद दूसरे नंबर का एक गुलजार आदमी था, गुलजार नाम का, वह वहीं पर थोड़ी दूर पर रहा करता था, तो ये सब्जी लेने जाया करती कभी कभी, तो उससे नज़रें मिल जाती हैं। अब उस गुलजार के खोपचे में घुस जाती है जा करके, और गुलजार अब मौका देखकर इसके पास भी आने लगता है। एक करीम नाम का व्यक्ति होता है जो बाज़ार में जो सब्ज़ी का बड़ा उसकी एक आड़त जो होती है ना, इस तरह का था। अब वहाँ पर एक सब्ज़ी लेने के लिए जाया करती है, तो वहाँ पर वह इससे बड़ी प्यार से बातें करता, क्योंकि ये देखने में खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। और एक दिन दोस्तों यह उसकी तरफ मुस्कुरा जाती है, जैसे वह बात करता है तो करीम समझता है कि भाई हंसी तो फंसी, और उसके बाद करीम उसको अपने अंदर वाले कमरे में, वहीं पर आड़त में अंदर एक अलग अलग से जगह बनी हुई थी, उसमें ले जाता है। भाभी जी आओ, आपको अलग से ताज़ा सब्जियाँ देता हूँ। तो यह ताज़ा सब्जियाँ लेने के लिए अंदर चली जाती है और इसको वहाँ से बनी बनाई सब्जी बना करके वापस लौटती है। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, ये 3 लोग इससे जुड़ चुके थे, अब बारी बारी से इनके साथ मौज मस्ती कर रही थी, काफ़ी समय गुजर चुका था। अब जो करीम होता है उसका एक दोस्त होता है, वह उससे बातचीत कर रहा था कि यार एक औरत है, बहुत ही सुंदर है, उसको देखते हैं तो मन भर जाता है, बड़ी ही ज़बरदस्त औरत है, मैं तो उसके साथ प्रेम प्रसंग में हूँ। अब जो करीम का दोस्त होता है राकेश, जिससे वह बात कर रहा था, तो राकेश कहता है कि यार मेरा भी जुगाड़ बैठवाओ ना तो उस औरत से। तो इस तरह की बातें इनके बीच में होती है, तो करीम तुरंत फ़ोन मिला देता है रचना के पास कि रचना मेरा एक दोस्त है, और मैंने जब तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ उससे की तो वह तो फिसल गया, बिल्कुल पागल सा हो गया है। मैंने जब तुम्हारा फ़ोटो फ़ोन में दिखाया, वह तो बस ऐसा कह रहा है कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ। अब रचना अपनी तारीफ़ सुन करके कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ खुश हो जाती है और कह देती है ठीक है भेज दो, मेरे कमरे पर कोई नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यह जो राकेश होता ही है उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है, एकदम से दरवाज़ा खोलती है। राकेश कहता है मुझे करीम ने भेजा है जी, मेरा नाम राकेश है। रचना कहती है अंदर आ जाओ। इतने में अंदर आते ही दरवाज़ा बंद होता है, तो राकेश उसे लिपटने चिपटने लगता है। ये कहती है नहीं नहीं मैं पहले टेस्ट करूँगी तुम कैसे हो। ऊपर से नीचे तक नज़र मारती है तो उसको लगता है ये फिट है मेरे लिए, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी संबंध बन जाते हैं। अब तो यहाँ पर इनकी मीटिंग होने लगती है, और जब राकेश संबंध बनाने के बाद जाने लगता है तो वह कहती है कि राकेश मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड हैं वो सब मेरे घर एक साथ आएं और एक साथ मिल करके यहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम को अंजाम दें। यानी कि सामूहिक कार्यक्रम के लिए वह राकेश को न्योता दे रही थी। राकेश कहता है जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मीटिंग फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रचना कहती है कल आ जाओ, कल के लिए मैं सबसे बोल दूंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर न्योता मिल जाता है राकेश को जो सामूहिक कार्यक्रम होता है उसके लिए, और फिर दूसरे दिन चारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं। अब चारों ही बड़े मुस्कंडे थे, हट्टे कट्टे थे, और फिर वहाँ पर दोस्तों कमरे के अंदर एक एक करके कपड़े उतारने का प्रोग्राम चालू होता है। वहाँ पर पार्टी चल रही थी, गाने बज रहे थे, शराब वगैरह पी जा रही थी, और फिर यहाँ पर दोस्तों सब लोग तैयार हो जाते हैं और बॉलिंग बैटिंग के लिए। और उसके बाद रचना बारी बारी से सबके साथ फील्डिंग करती है, और रचना खुश हुई बहुत ज़्यादा और बोली अब हर हफ्ते ऐसा ही जश्न होना चाहिए। यानी कि पूरी प्लानिंग यहाँ पर फिक्स कर दी गई थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, हर हफ्ते ये सारे लोग इकट्ठे होते। वैसे दिन में माने जहाँ पर मन करता वहाँ पर रचना जाती, किसी को भी बुलाती बारी बारी से। अब जो पति था वो बेचारा टैक्सी चलाता, पैसे कमाता कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे खुश रहें, लेकिन पत्नी तो नोटों में खेल रही थी और मज़े में खेल रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, करीम जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, करीम सब्जी वाला,
उसकी पत्नी गर्भवती थी जिसका नाम था सीबा। और पत्नी और जो करीम होता है उन दोनों की घर वालों से थोड़ी अनबन हो जाती है किसी बात को लेकर। तो वह अपनी पत्नी को अपने साथ घर से ले आता है कि ऐसे घर में नहीं रहना, कहीं और रह लेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। और फिर दोस्तों वह जो करीम होता है अपनी पत्नी सीबा को वहीं अपनी प्रेमिका रचना वाले उसी जगह पर ले आता है। वहाँ पर एक घर अलग से खाली था नीचे के पोर्शन वाला, तो उसमें किराए पर लेकर के अपनी पत्नी जिसका नाम होता है सीबा उसको रखने लगता है और वहीं पर वह रहता है और पत्नी से नज़र बचाकर 1 मिनट में ऊपर पहुंच जाया करता। अब तो रात में भी पेशाब करने के बहाने जाया करता, तो भी वह सोचा करता किसी तरह से इसके कमरे में एंट्री मिल जाए, लेकिन रात को तो उसका पति होता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ने लगता है। अब जो ये लड़की होती है इसकी पत्नी सीबा करीम की, ये नज़र करती है कि इस औरत के कमरे में ऊपर एक जाता है एक आता है, फिर लगातार लाइन लगी रहती है। अपने पति का उसको पता नहीं था, वह चुपचाप नज़र बचाकर जाया करता था। तो वह देखती है कि तो बहुत बुरा माहौल चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी वह चुप रहती है कि मुझे क्या लेना देना किसी से, और इसी तरह से कुछ समय गुजरने लगता है। अब जो करीम की पत्नी होती है उसको जैसे ही वह रचना वाले मकान में रहने लगती है, तो एक दिन की बात है, यहाँ पर जो सामूहिक प्रोग्राम था उसका टाइम आ गया था। सारे लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं उसी कमरे के अंदर, उनमें करीम भी था। अब करीम की पत्नी सीबा अपने पति को ढूंढ रही थी, देख रही थी वह किधर गया। अब ऊपर वह करीम हवा लेने के लिए जाया करता था, पत्नी से कह करके मैं हवा लेकर आता हूँ। थोड़े से उस घर के अंदर पेड़ पौधे बड़े बड़े लगे हुए थे, पीपल का पेड़ है, तो छत पर छाँव आया करती थी बहुत अच्छी। तो अब अपनी जो पत्नी होती है सीबा अपने पति करीम को ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर जाकर देखती है करीम तो कहीं भी नहीं है। अब उसको उस औरत थी वह ऊपर वाले पोर्शन में अकेली ही रहा करती थी और जो बाकी के वह थे कमरे वे खाली पड़े हुए थे। तो इस सीबा को अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उसके कमरे में से। ये वहाँ जाकर के कान लगा कर सुनने लगती है, तो वहाँ पर कमरे में इसके पति की भी आवाज़ें कमरे में से आ रही थी। और अब तो यहाँ पर यह पूरा कलेश बिखेर देती है और फिर यह उनसे कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने पति से लड़ती है, तुम इस औरत के पास आते हो। और उसका पति अब एकदम से घबरा जाता, कपड़े पहनता है। और रचना कहती है अब क्या होगा। उसका पति कहता है मैं इसको संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह नीचे जाता है, अपनी पत्नी को संभालता है कि देखो ये थोड़ा सा मेरा अफेयर चला हुआ है, तुम घबराओ मत, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। अब ये तो ऐसा ही टाइम पास हो जाता है, बस थोड़ा मन लग जाता है। इस तरह की बात वो अपनी पत्नी से करता है, लेकिन पत्नी उस समय तो चुप रह जाती है, लेकिन उसके मन में तन बदन में आग लगी हुई थी कि ये जो बेचारा टैक्सी ड्राइवर है भोजराज, ये बेचारा दिन भर दोपहरी में टैक्सी चलाकर पैसे कमाता है, और उसकी पत्नी यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाती है। ये बात उसके मन में घर कर गई थी। अब क्या होता है दोस्तों, उस समय तो वह माफ़ कर देती है, लेकिन फिर अब उसकी नज़र अपने पति पर दुगनी रहने लगती है कि मेरा पति ऊपर तो नहीं जा रहा, उसको तुरंत रोक दिया करती। एक दिन की बात होती है यहाँ पर, अब ये दूसरा टाइम आ जाता है इकट्ठा जो सामूहिक प्रोग्राम करने का, तो उस दिन भी यहाँ पर प्रोग्राम होने की मतलब तारीख आ रही थी नज़दीक। तो इस पत्नी से रुका नहीं जाता है क्योंकि लाइन लगी रहती थी उसके घर पर, और वह निर्णय बना लेती है भोजराम से कहने का। और एक शाम जब भोजराम आता है तो उससे वह कह देती है कि तुम्हारी पत्नी ने पूरा लंगोट घुमा रखा है पूरे इलाके में, कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो तुम्हारे घर पर नहीं आता है। इस तरह की बात वो भोजराज से कहती है। ये भी कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है, तुम कैसे इनके लिए रात दिन कमाते हो और ये तो अलग ही दुनिया में हैं और तुम्हारी इनको ज़रूरत ही नहीं है। भोजराज को सब कुछ पता था, पहले भी वहाँ से इसीलिए लेकर आया था, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी प्रोग्राम चालू हो चुका है, चित्रहार चल रहा है रोज़ उसके घर पर। अब वह उस सीबा से कहता है बहन जी देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसी चक्कर में इसको यहाँ लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो ये और ज़्यादा बिगड़ गई, अब क्या करूँ। अब के बाद अगर आप देखो ऐसा कुछ है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तभी आ जाऊँगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अब प्रोग्राम आने ही वाला था 2 दिन बाद, अब प्रोग्राम चालू हो जाता है। जो ये आदमी था जिसका नाम होता है क्या था, सीबा का पति जिसका नाम होता है करीम, वह अपनी पत्नी को किसी खाने वगैरह में नींद की गोलियां देता है। दोस्तों कितनी प्लानिंग थी। अब उसकी पत्नी समझ रही थी कि ये इस दिन इकट्ठे होंगे और कहीं ना कहीं अंदेशा लग चुका था उसको, और अब वह उस नींद की गोली मिले हुए खाने को थोड़ा सा खाती है तो उसको थोड़ी स्मेल आती है, तो वह समझ जाती है कि आज मेरा पति भी इस कमरे के अंदर जाने वाला है। तो वह चुपचाप पति से नज़र बचा करके खाने को डस्टबिन में डाल करके और प्लेट धोने लगती है, ऐसा दिखाने लगती है कि मैंने खाना खा लिया। और फिर वह समझ जाती है कि नींद की गोलियां हैं, और उसके बाद वह आराम से सो जाती है। वैसे सोने का ड्रामा करती है, लेकिन नज़र में सब कुछ था। अब उसका पति देखता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि भाई देखूँ ये जाग रही होगी तो बोल जाएगी, नहीं तो ये सो रही है, इसका मतलब
खूब कहता है कि सीबा सीबा सो गई क्या, क्या क्या हो गया, तुम्हें लेट गई हो। लेकिन सीबा चुप लगा जाती है और सोचती है कि शायद मतलब यही ड्रामा करती है कि मैं सो गई हूँ। और उसके बाद वह समझता है करीम कि यह सो गई है। और फिर करीम ऊपर पहुँच जाता है हवाई जहाज़ बन करके, और उसी कमरे में चारों लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर वही रंगारंग प्रोग्राम फिर से चालू हो जाता है। इधर रचना, ये जो सीबा होती है, तुरंत आंखें खोल करके इस औरत के पति भोजराज के पास फ़ोन मिला देती है और वह तुरंत आता है वहाँ पर। और फिर सीबा जो होती है उसको लेकर के ऊपर जाती है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और एकदम से दरवाजे में ठोकर मारी जाती है और वहाँ पर शहरों में दोस्तों बहुत ही हल्की चटकनियाँ होती हैं। दरवाज़ा खुल जाता है, अंदर देखता है भोजराज, सारे के सारे लोग, सब लोगों ने लंगोट उतार रखे थे और यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था। अब तो वह देखकर बेकाबू हो जाता, पत्नी को गाली देने लगता है। और जो यह सीबा थी, इसको वह लोग वहीं बंद कर लेते हैं और उसको भी बंद कर लेते हैं भोजराज को, और वहीं सीबा के सामने भोजराज की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अब इसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे। इतने में ही दोस्तों वह कहने लगते हैं, जो और लोग थे, कि जो करीम था उससे, कि तुम्हारी पत्नी में भी ये सब होते हुए देखा है, यह गवाह बन जाएगी, इसको भी मार देते हैं। लेकिन इतने वह इसकी तरफ चलते सीबा की तरफ, वो एकदम से नीचे भाग आती है और हल्ला मचा देती है। और फिर वे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है तो सीबा सब कुछ बता देती है कि इन्होंने उस आदमी को मार दिया है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर उन सारे लोगों को पकड़ा जाता है और यह औरत जो हवस की प्यासी थी रचना, इसको भी जेल में डाला जाता है। इसके 5 जो बॉयफ्रेंड थे उनको भी डाला जाता है। सीबा को किसी ने पूछा कि तुमने तो अपने पति को भी पकड़वा दिया। सीबा कहती है कि मेरा पति मुझे मारने के लिए तैयार हो गया था, मैं क्या कर लेती, और जाने दो ऐसे कमीने पति को। तो ऐसा कह करके वह वहाँ से अपने मायके चली जाती है, सारा ताम झाम छोड़ करके, और ये लोग जेल में डाल दिए जाते हैं। और बेचारा भोजराज ड्राइवर, उसकी मौत हो जाती है। और जो 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी, अब उनका कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, उनको उनके नानी नाना अपने पास ले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कांड देखने को मिलते हैं दोस्तों। बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। पत्नियों को बाहर ले जाते हैं, कई बार पत्नी जो सही होती है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर नौकरी करने के लिए रूम पर, किराए के रूम पर रखते हैं। वहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं और न जाने कहाँ पर पाँव फिसल जाए, मन फिसल जाए, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हालांकि जो औरत नेक होगी, पवित्र होगी, उसको तो आप कहीं ले जाओ, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। और जो औरत ख़राब होगी वो तो घर में भी बिगड़ जाएगी, बात तो ये है। लेकिन कुछ औरतें बीच वाली जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, उनको जब तक मौका नहीं मिलता तब तक तो वह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधी सादी लगती हैं। लेकिन जैसे ही कोई मौका मिल जाता है तो वह वहाँ पर अपना चप्पू चला देती हैं और फिर इन कांडों को कर देती हैं। तो 3 तरह के लोग, औरतें भी और लोग भी, लड़के भी इसी तरह के रहते हैं। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार, रामपाल, सतीश सेठी कमेंट करते हैं, लोकेश नागर हैं, समाधान पाटिल हैं, प्रभुदयाल कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा हैं, और रहूप पासा कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार हैं, तुकाराम पवार हैं, और उसके बाद सुमेर एस कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, कृष्णा राम कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम पुकार व्लॉग कमेंट करते हैं, विनोद यादव हैं, कृष्णा बोहरा, मोनू जैन, आराध्या नंदनी, और उसके बाद राम पुकार व्लॉग दोबारा से, कृष्णा बोहरा दोबारा से, रविंद्र भड़ोदिया कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।